Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। आप रोज देखते हो ना न्यूज़पेपर में, टीवी पे, कभी किसान सड़कों पर हैं, कभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी एनवायरमेंट को लेके कोई मार्च निकल रहा है। तो ये सब है क्या? क्यों आते हैं लोग सड़कों पर? ये चैप्टर बच्चों सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाएगा कि एक जिंदा डेमोक्रेसी, एक रियल डेमोक्रेसी एक्चुअली काम कैसे करती है। हम समझेंगे कि वोट देने के अलावा एक कॉमन सिटीजन, एक आम आदमी सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाता है। चलिए इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द रोड मैप फॉर टुडे। हमारा सफर कैसा रहेगा इस चैप्टर में? देखिए, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम समझेंगे कि ये मूवमेंट या आंदोलन होता क्या है। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इनकी ज़रूरत ही क्या है। सेक्शन 3 ये आपके लॉन्ग आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक मूवमेंट के 5 कोर इंग्रेडिएंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। उसके बाद सेक्शंस 4 और 5 में वील डाइव इनटू हिस्ट्री। हम इंडिया के कुछ सबसे पावरफुल मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, जैसे ट्राइबल, फार्मर्स, लेबर और वुमेन्स मूवमेंट्स। और फाइनली सेक्शन 6 में हम आज के मॉडर्न मूवमेंट्स जैसे एनवायरनमेंट और कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे। तो हम पास्ट से प्रेजेंट तक का पूरा सफर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, व्हाट इज अ मूवमेंट? आखिर ये है क्या? हम ये वर्ड आंदोलन रोज सुनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका एक अहम, एक स्पेसिफिक मीनिंग है। आखिर एक भीड़ में, अ क्राउड, और एक मूवमेंट में क्या फर्क है? लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए। सोच के देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। वी वोट, वी इलेक्ट अ गवर्नमेंट। हमारे पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे इश्यूज को पार्लियामेंट तक ले जाती हैं। तो फिर इन सब के होते हुए लोगों को अलग से प्रोटेस्ट करने की, मूवमेंट्स करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड देम? ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसका आंसर इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। चलिए इसका जवाब सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से ही ढूंढते हैं। देखिए पहली लाइन क्या कहती है? ऑल द पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज। इसका सिंपल सा मतलब सोचिए, क्या आपके आसपास सभी लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं? ऑफ कोर्स नॉट। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज पार्टी ऑफिस जाके काम करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें देश की प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट। वो सब कुछ छोड़कर किसी एक खास मुद्दे को, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, जैसे सेव द रिवर्स या राइट टू एजुकेशन, और उसी पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और बस यहीं से एक मूवमेंट की नींव रखी जाती। तो ये लोग करते क्या है? एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान से समझिए। स्टेप 1, ऑर्गेनाइज पीपल। सबसे पहले वो उस इशू से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान की आवाज दब जाती है, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज में पावर आ जाती है। स्टेप 2, प्रेशराइज गवर्नमेंट। फिर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं ताकि सरकार पर दबाव बने। अ प्रेशर इज बिल्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। स्टेप 3, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए ये पूरे देश को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। जब पब्लिक ओपिनियन बनता है तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। और स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट फॉलोअप। ऐसा नहीं कि एक दिन धरना दिया और घर चले गए। नो, जब तक उनकी बात मान नहीं ली जाती वो उस इशू का पीछा नहीं छोड़ते। ये चारों स्टेप्स मिलकर एक मूवमेंट को जन्म देते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हम मूवमेंट की एक परफेक्ट डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अ मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में आंदोलन कहते हैं, इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। बच्चों, ये 2 वर्ड्स, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी यानी संगठित गतिविधि, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर 100 लोग गुस्से में आके सड़क पर नारेबाजी करने लगे तो वो एक भीड़ है, अ मॉब। लेकिन एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका एक लीडर होता है, एक प्लान होता है, एक गोल होता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी वेयर पीपल कम टुगेदर टू गेट एन इशू रिजॉल्व्ड। सो द सोल, द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट इज इट्स ऑर्गेनाइज्ड नेचर। यही चीज एक मूवमेंट को एक भीड़ से अलग करती है। ओके, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 पर। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि मूवमेंट क्या होता है, तो अगला सवाल ये है कि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र के लिए ये इतने जरूरी क्यों है? आर दे गुड फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, और फिर ये गवर्नमेंट के काम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? लेट्स डाइव डीप इनटू देयर रोल। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि मूवमेंट्स एक डेमोक्रेसी में बहुत वाइटल है, यानी बहुत जरूरी है।
क्यों? ये 4 पॉइंट्स आपके आंसर के लिए परफेक्ट हैं। पॉइंट 1, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन। सोच के देखिए, हमारे समाज में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिन पर मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब लोग मूवमेंट करते हैं तो वो छोटा सा इशू भी नेशनल न्यूज़ बन जाता है। पॉइंट 2, द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन। सिंपल है, जब कोई मुद्दा पब्लिक में डिस्कस होगा तो सरकार पर प्रेशर आएगा, उसको मजबूरन उस इशू पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट 3, लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये लोग उस इशू के ऑन ग्राउंड एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें ज़मीनी सच्चाई पता होती है, वो सरकार को वो डेटा और इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आगे चलकर अच्छे कानून यानी पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। और पॉइंट 4, सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। कभी कभी हो सकता है कि सरकार का कोई फैसला लोगों को पसंद ना आए, तो मूवमेंट्स उस डिसीजन का शांतिपूर्ण विरोध करके डेमोक्रेसी में एक वॉचडॉग का काम करते हैं। और यही विरोध करने का अधिकार यानी द राइट टू प्रोटेस्ट हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी देती है। हाउएवर दिस राइट नीड्स टू बी यूज्ड पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। इसका मतलब समझिए, आपको अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, लेकिन शांति से, पेशेंटली और जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबली। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, हिंसा करना, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये क्राइम है, और ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं, कमजोर करता है। अब एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन आता है, मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल, उसको पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता है। उनका पर्सपेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी हर चीज़ को कवर करने वाला। उन्हें फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस टू स्पेस रिसर्च सब कुछ देखना है, उन्हें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना है। लेकिन एक मूवमेंट का फोकस एकदम लेजर शार्प होता है, वो कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू। फॉर एग्जाम्पल, एक सेव द एनवायरनमेंट मूवमेंट को देश की फॉरेन पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही एजेंडा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के लिए कम्पीट करती हैं, जबकि मूवमेंट्स गवर्नमेंट के बाहर रहकर उस पर प्रेशर बनाते हैं। दिस इज अ क्रूशल डिफरेंस। चलिए, तो अब हमारे पास मूवमेंट्स की आधी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आखिर एक सक्सेसफुल मूवमेंट के की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ऐसा क्या है कि कुछ आंदोलन इतिहास बदल देते हैं और कुछ बस शुरू होकर खत्म हो जाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मूवमेंट। तो बच्चों, किसी भी सक्सेसफुल मूवमेंट के ये 5 पिलर्स होते हैं। इन्हीं पर कोई भी आंदोलन खड़ा होता है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर 1, कलेक्टिव एक्शन। नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, लीडरशिप। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबर 5, पब्लिक सपोर्ट। हम इन 5 को अब एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ये आपके लॉन्ग आंसर के लिए परफेक्ट पॉइंट्स है। मेक श्योर यू नोट देम डाउन। चलिए, लेट्स ब्रेक देम डाउन। नंबर 1, कलेक्टिव एक्शन। मूवमेंट एक सामूहिक कृति है। इसका मतलब है इट्स अ ग्रुप एफर्ट, ये वन मैन शो नहीं हो सकता। नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव। हर मूवमेंट का एक क्लियर कट गोल होता है, एक सामाजिक उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, द गोल वॉज वेरी क्लियर। बिना गोल के मूवमेंट भटक जाता है। नंबर 3, लीडरशिप। बिना एक लीडर के मूवमेंट सिर्फ एक भीड़ है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर मूवमेंट को डायरेक्शन देता है, उसे प्रभावी यानी इफेक्टिव बनाता है। लीडर ही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन। मूवमेंट को चलाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। जैसे फार्मर्स मूवमेंट्स के लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एंड फाइनली, नंबर 5, पब्लिक सपोर्ट। लोगों का उस इशू से जुड़ाव महसूस करना, यानी टू फील कनेक्टेड, सबसे जरूरी है। जब तक आम जनता को ये नहीं लगेगा कि ये मुद्दा उनका भी है, तब तक कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत हो गई थ्योरी। अब टाइम है इस थ्योरी को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करने का। लेट्स नाउ ट्रैवल बैक इन टाइम एंड लुक एट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मूवमेंट्स इन इंडियाज हिस्ट्री। इस सेक्शन में हम 2 ऐसे मूवमेंट से शुरुआत करेंगे जिनकी जड़ें हमारी आज़ादी की लड़ाई तक जाती हैं, द ट्राइबल एंड द फार्मर मूवमेंट्स। पहले बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट की, यानी आदिवासी आंदोलन। आदिवासी, इस नाम को समझिए। आदिवासी यानी द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मूल निवासी। उनकी पूरी जिंदगी, उनका कल्चर, उनकी इकॉनमी, सब कुछ जंगल पर निर्भर है। उनके लिए ये 3 शब्द ही उनकी दुनिया है: जल, जंगल, जमीन, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड। आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे उनका ये सब कुछ छीन लिया। उनके फॉरेस्ट्स में उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया, उन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया। सोच के देखिए,
दिस वॉज एन अटैक ऑन देयर वेरी एग्जिस्टेंस। इस इनजस्टिस के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग जगह पर ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, यानी आदिवासी विद्रोह। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल इंडिया के छोटा नागपुर एरिया में कोलम ट्राइब ने आवाज़ उठाई, ओडिशा में गौंड ट्राइब ने, महाराष्ट्र में कोली, भिल्ला और रामोशी कम्युनिटीज़ ने प्रोटेस्ट किया, और बिहार में संथाल और मुंडा ट्राइब्स ने। ये सभी अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए लड़े। ये नाम आपको 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं। और इन्हीं विद्रोह के एक महान नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। उनका स्ट्रगल आज भी आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भी बड़े बड़े डैम्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर उन्हें उनके जंगलों से हटाया जाता रहा है। इसलिए उनकी मेन डिमांड आज भी वही है, टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट्स। उन्हें फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने और फॉरेस्ट लैंड पर खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यही उनकी लाइफ का, उनके सर्वाइवल का बेस है। अब आते हैं फार्मर्स मूवमेंट पर, यानी किसान आंदोलन। ये इंडिया का एक और बहुत पावरफुल और हिस्टोरिकल मूवमेंट है। ट्राइबल मूवमेंट की तरह ही इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश पीरियड में हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंटी एग्रीकल्चरल थी। वो किसानों पर हेवी टैक्स लगाते थे और उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। आपने हिस्ट्री में बारडोली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये गांधी जी के लीडरशिप में हुए आज़ादी के टाइम के सबसे बड़े किसान आंदोलन थे, इंस्पायर्ड बाय लीडर्स लाइक महात्मा फुले, जस्टिस रनाडे एंड महात्मा गांधी। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे कुछ स्टेप्स लिए गए, जिससे ये मूवमेंट थोड़ा शांत हुआ। लेकिन फिर 1960s में आया द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मकसद था अच्छे बीज, फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी यूज करके देश में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना। हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, देश से भूखमरी कम हुई, बट इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, जो सिर्फ बड़े और अमीर किसानों के पास था। इससे अमीर किसान और अमीर हो गया और गरीब किसान वहीं का वहीं रह गया। इससे किसानों में एक डिवाइड आ गया, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। और इसी डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स की वजह से किसान आंदोलन फिर से बहुत एक्टिव और इफेक्टिव हो। आज के किसान आंदोलन के कुछ की डिमांड्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली, अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिले। दूसरी, एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, ताकि उन्हें इंडस्ट्री वाले बेनिफिट्स मिल सकें। तीसरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, उनकी कमेटी ने किसानों की बेहतरी के लिए बहुत सी सिफारिशें दी थीं। चौथी, डेट रिलीफ एंड डेट कैंसिलेशन, यानी कर्ज माफी। और पांचवी, एक नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया में शेतकरी संगठना और भारतीय किसान यूनियन जैसे बड़े फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन डिमांड्स के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब हम 2 और ऐसे मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने इंडिया के सोशल फैब्रिक को, हमारे समाज को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, द लेबर मूवमेंट एंड द वुमेन्स मूवमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड देयर जर्नी। सबसे पहले लेबर मूवमेंट, यानी श्रमिक आंदोलन। इंडिया में इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हुई। लेट 19th सेंचुरी में जब टेक्सटाइल मिल्स और रेलवे कंपनीज बनी तो लाखों मजदूर काम करने आए, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थीं। उनसे 12 से 15 घंटे काम कराया जाता था। अपने हक के लिए 1889 में रेलवे वर्कर्स ने पहली बार एक बड़ी स्ट्राइक की। फिर 1920 में उनकी आवाज को एक नेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC स्टैब्लिश हुई। आज़ादी के बाद ये मूवमेंट बहुत पावरफुल हुआ, लेकिन 1980s के बाद ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब नई पॉलिसीज आईं तो ट्रेड यूनियंस कमज़ोर हो गए और ये मूवमेंट थोड़ा वीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। आज भी, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर्स बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसमें कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट्स नहीं देती, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स यानी 8 घंटे से ज़्यादा काम, और इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, स्पेशली फॉर वुमेन। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से लेबर मूवमेंट आज भी बहुत रेलेवेंट है। अब बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की, यानी महिला आंदोलन। बच्चों, इस मूवमेंट की एक बहुत यूनिक बात यह है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इसकी शुरुआत प्रोग्रेसिव मेन ने की थी। उस समय जब समाज बहुत कंजर्वेटिव था, तब कुछ आगे की सोचने वाले पुरुष रिफॉर्मर्स ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
इस मूवमेंट का एम था एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड हेल्पिंग देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। इन रिफॉर्मर्स में कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने इतने विरोध के बाद भी लड़कियों के लिए इंडिया का पहला स्कूल खोला। इन सभी महापुरुषों के एफर्ट्स की वजह से ही सती और चाइल्ड मैरिज जैसी बुराइयां खत्म हुई और वुमेन को एजुकेशन और वोट देने का राइट मिला। आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन को मेन के बराबर इक्वल राइट्स दे दिए। ऑन पेपर दे वर इक्वल, लेकिन रियलिटी में विमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। इसलिए मूवमेंट रुका नहीं, बल्कि उसका फोकस बदल गया। अब लड़ाई लीगल राइट्स के लिए नहीं, बल्कि सोशल माइंडसेट चेंज करने के लिए थी। द गोल वॉज फ्रीडम ऑफ विमेन एंड दैट विमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस विमेन्स मूवमेंट ने विमेन्स हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज उठाए। और आज भी ये मूवमेंट इक्वल एजुकेशन फॉर विमेन एंड गिविंग विमेन अ स्टेटस एंड प्रेस्टीज एज ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम कर रहा है। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी बदली, नई टेक्नोलॉजी आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी नई हो गई और इन नई प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए नए मूवमेंट्स शुरू हुए। सो लेट्स लुक एट दीज मॉडर्न मूवमेंट्स दैट आर टैकलिंग न्यू एज चैलेंजेस। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है द एनवायरनमेंट मूवमेंट। आज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण को हो रहा नुकसान एक ग्लोबल क्राइसिस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर हमारे फ्यूचर के लिए एक खतरा है। इंडिया में भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत से मूवमेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के बुरे प्रभाव। इसका एक बहुत ही इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें प्यार से वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने एक चमत्कार किया है। राजस्थान के सूखे डेजर्ट एरिया में उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ट्रेडिशनल तरीके से जोहड बनाए। जोहड यानी छोटे छोटे चेक डैम्स जो बारिश के पानी को रोक लेते हैं, और इससे वहां का वाटर लेवल ऊपर आ गया और सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ ने हजारों जोहड बनाए हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला, जिसे वाटर सेक्टर का नोबेल प्राइज माना जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव मूवमेंट। और लास्ट में है द कंज्यूमर मूवमेंट यानी ग्राहक आंदोलन। हम सब कंज्यूमर्स हैं। हम रोज कुछ न कुछ मार्केट से खरीदते हैं और हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अडल्टरेशन यानी चीज़ों में मिलावट, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स यानी एमआरपी से ज़्यादा दाम लेना, और फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स यानी कम तोलना। द कंज्यूमर मूवमेंट, जो इंडिया में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ, वर्क्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सच फ्रॉड्स। आप सबने टीवी पर जागो ग्राहक जागो का एड जरूर देखा होगा। वो इसी मूवमेंट का हिस्सा है जो हमें हमारी राइट्स के बारे में अवेयर करता है। तो बच्चों, ये जो पोस्ट 1980s के मूवमेंट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट मूवमेंट या विमेंस राइट्स मूवमेंट, इनके लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, नियो सोशल मूवमेंट्स। नियो का मतलब होता है न्यू। इनका नेचर पहले के मूवमेंट से थोड़ा अलग है। पहले के मूवमेंट्स आर्थिक या इकोनॉमिक इश्यूज पर ज्यादा फोकस करते थे, जैसे सैलरी, बोनस। लेकिन ये नए मूवमेंट्स इशू बेस्ड है। ये लाइफ की क्वालिटी से जुड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। दे ऑर्गेनाइज अ मास मूवमेंट अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक इशू, जैसे ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को 60 सेकंड्स में क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया ये समझकर कि मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, जस्ट अ मॉब नहीं। फिर हमने देखा कि डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट के थ्रू इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने इंडिया के 4 हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को समझा, ट्राइबल, फार्मर, लेबर और वुमेन्स मूवमेंट। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे और स्वामीनाथन कमीशन की इंपॉर्टेंस जानी। और लास्ट में हमने आज के इशू बेस्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स जैसे एनवायरनमेंट और कंज्यूमर मूवमेंट्स को समझा। ये सारे कीवर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.